ये कहानी सिर्फ एक चुनाव के हार जीत की नहीं है। ये कहानी है बिहार के लखीसराय की, यानी विधानसभा क्षेत्र 168। एक ऐसा चुनावी किला जिसे समझना सत्ता की ताकत और जमीनी हकीकत के सीधे टकराव को समझने जैसा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस किले के हर एक ईंट और इसके पीछे के गणित की गहराई में उतरते हैं। इस जगह की मिट्टी की एक अलग ही नब्ज है। जैसे ही यहाँ के मौजूदा विधायक बिहार के उप मुख्यमंत्री बने, रातों रात इस भूगोल का गुरुत्वाकर्षण ही बदल गया। अब ये महज एक आम विधानसभा सीट नहीं रही, ये एक हाई स्टेक्स प्रेस्टीज बैटल ग्राउंड बन चुकी है। एक ऐसा अखाड़ा जहां एक एक वोट सत्ता की प्रतिष्ठा से सीधे जुड़ गया है। अब यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल सामने आता है, आखिर क्यों इस खास भूगोल में चुनाव के पुराने रटे रटाए समीकरण फेल हो जाते हैं। देखिए, होता क्या है कि पुराना और कठोर मुस्लिम यादव गणित यहाँ के लिए बिल्कुल नाकाफी है। जब तक अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी और कुर्मी धानुक वोटर्स के शिफ्ट होने के पैटर्न को नहीं समझा जाता, तब तक इस सीट का गणित सुलझाया ही नहीं जा सकता। 63.48% 2025 के चुनावों में लखीसराय का ये वोटर टर्नआउट कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक बहुत ही सटीक और आक्रामक मोबिलाइजेशन था। एक एक वोटर को बाहर निकाला गया, जिसने सीधे तौर पर मौजूदा विधायक के कल्याणकारी योजनाओं वाले बेस को एक नई ऊर्जा दी। 24,940 2025 में विजय कुमार सिन्हा की जीत का ये निर्णायक अंतर था। और सच कहूं तो ये महज एक संख्या नहीं है, ये साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे ये स्थापित राइट विंग गढ़ सिकुड़ने के बजाय लगातार अपने विस्तार कर रहा है। ये एक अभेद्य किले के निर्माण का जीता जागता सबूत है। जरा 2025 के वोट शेयर पर नजर डालते हैं। बीजेपी को लगभग आधा हिस्सा मिला, 49.20%, कांग्रेस को 39.17% और अन्य को 11.63%। मौजूदा विधायक ने सवर्ण वर्ग के गौरव को पूरी तरह एकजुट कर लिया और विपक्ष की हर रणनीति को जमीन पर ही बेअसर कर दिया। अगर हम पिछले 3 चुनावों यानी 2015, 2020 और 2025 के पैटर्न मेमोरी को देखें तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभरती है। यहाँ के संरचनात्मक फायदों ने विपक्ष की हर लहर को, हर नए नैरेटिव को सोख लिया है। यह एक ऐसा राजनीतिक ढांचा बन चुका है जिसे भेदना फिलहाल विपक्ष के लिए लगभग असंभव साबित हो रहा है। लेकिन इन सब डेटा और गणित के बीच हमें एक बुनियादी बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। एक लोकतंत्र में नागरिक की गरिमा और सूचित सार्वजनिक संवाद सबसे ऊपर है। ये सारा विश्लेषण शासन व्यवस्था को समझने के लिए है, वो भी भारत के डीपीडीपी प्राइवेसी फ्रेमवर्क का सख्ती से पालन करते हुए। वोटर की निजता का सम्मान एक संवैधानिक मूल्य है और इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। अब जरा उम्मीदवारों की तुलना करते हैं। ये साफ दिखाता है कि एक ही तरह के कमजोर प्रोफाइल वाले उम्मीदवार को बार बार उतारने का नतीजा क्या होता है। एक तरफ हाई प्रोफाइल डिप्टी सीएम है, जिनका अपर कास्ट बेस बेहद मजबूत है, और दूसरी तरफ 2025 के कांग्रेस उम्मीदवार, जिनकी शिक्षा सिर्फ 5वीं पास है और उनका वोट बेस 40% की सीमा के नीचे फंसा हुआ है। ये एक व्यवस्थागत ठहराव है। अब थोड़ा रुकते हैं, राजनीतिक दांवपेच से हटकर उस मिट्टी के दर्द और लोगों के संघर्ष को समझते हैं। इतने मजबूत राजनीतिक दबदबे के बावजूद कुछ गहरी अनसुलझी मुश्किलें आज भी वहीं खड़ी हैं। बड़हिया ताल में हर साल आने वाली भयंकर बाढ़, हलसी मंजवे सड़क परियोजना में सालों की देरी और रोजगार की तलाश में युवाओं का भारी पलायन, ये वो स्थानीय कृषि संकट है जो सत्ता के शोर में कहीं अनसुना रह गया है। और ये संकट सिर्फ खेतों या सड़कों तक सीमित नहीं है। 43% नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डेटा के अनुसार ये यहाँ के बच्चों में नाटेपन यानी चाइल्डहुड स्टंटिंग की दर है। ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं है, ये मातृत्व प्रशासन और बुनियादी स्वास्थ्य डिलीवरी की एक बहुत ही गंभीर विफलता को उजागर करता है। महिलाओं के स्वास्थ्य का हाल भी कुछ ऐसा ही है। 62% महिलाएं यहाँ एनीमिया का शिकार हैं। यहाँ एक अजीब सा विरोधाभास दिखता है। एक तरफ राज्य के डायरेक्ट कैश ट्रांसफर तो बड़ी कुशलता से पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर जो बुनियादी स्थानीय प्रशासनिक ढांचा है, वो पूरी तरह से नदारद है। चतुर्मुख सिद्धांत के नजरिए से देखें तो दोनों पक्षों की क्षमताओं में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ एनडीए का डायरेक्ट कैश ट्रांसफर और उनका डिजिटल दबदबा एक निर्मम सामरिक दक्षता दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन की स्थिति देखिए।
महिला कैडर की भारी कमी है और उनका पूरा अभियान महज एक प्रतिक्रिया बनकर रह जाता है। कोई ठोस जमीनी संरचना नहीं है। ये इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजिक मैट्रिक्स हमें गणित के जरिए समझाता है कि क्यों एक स्थापित पैट्रनेज नेटवर्क के सामने कोई भी आम सत्ता विरोधी लहर टूट जाती है। जब तक ईबीसी वोटर्स के खिसकने को नहीं रोका जाएगा और इस कृषि संकट को एक राजनीतिक अवसर में नहीं बदला जाएगा, तब तक एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ एक खोखला शब्द बनकर रह जाएगी। तो फिर 2030 के लिए हमारा ब्लूप्रिंट और समाधान क्या होना चाहिए? इसके लिए 24 महीने के एक बहुत ही कड़े ऑपरेशनल ढांचे की जरूरत है, जो मौजूदा आर्किटेक्चर को तोड़ सके। फाउंडेशन बिल्डिंग से शुरुआत, फिर नैरेटिव सेटिंग, फिर ग्राउंड एक्टिवेशन और अंत में 90 दिन का आक्रामक जीओटीवी यानी गेट आउट द वोट स्प्रिंट। पहले चरण की सामरिक रणनीति बिल्कुल साफ है। गठबंधन को ये सीट वापस पानी है तो एक बिल्कुल नया उच्च शिक्षित ईबीसी या ओबीसी पेशेवर चेहरा लाना होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ जाति के गणित में न उलझे, बल्कि जो कृषि अर्थशास्त्र पर बेबाकी से बात कर सके और मौजूदा गठजोड़ में सेंध लगा सके। दूसरे चरण में नैरेटिव फ्रिक्शन को अपना हथियार बनाना होगा। बढ़िया ताल के किसानों की बाढ़ की समस्या, युवाओं के पलायन की एक ठोस रजिस्ट्री तैयार करना और उन गंभीर मातृ स्वास्थ्य के आंकड़ों को सामने लाना। इन दस्तावेजी हकीकतों का एक लक्षित डॉजियर बनाकर प्रशासन से सीधी जवाबदेही मांगनी होगी। और यहाँ फिर से एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दें, सच्ची राजनीतिक कार्यप्रणाली हमेशा भारत के डीपीडीपी प्राइवेसी फ्रेमवर्क का सम्मान करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि वोटर के डेटा का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ बेहतर शासन व्यवस्था बनाने और संवैधानिक उत्थान के लिए होना चाहिए। निजता और सहमति के दायरे में रहकर ही ये सारे अभियान चलाए जाने चाहिए। डिजिटल स्तर पर एक बहुत ही सटीक काउंटर ऑफेंसिव की जरूरत है। 18 से 25 साल के युवाओं तक पहुंचने के लिए 150 सेगमेंटेड माइक्रोपॉड्स, स्थानीय मगई भाषा में रील्स और एक बहुत ही तेज रैपिड रिस्पॉन्स फैक्ट चेक डेस्क बनानी होगी। सिर्फ प्रामाणिक और स्थानीय भाषा का कंटेंट ही इस दीवार को भेद सकता है। और चुनाव के आखिरी दिन के लिए चाहिए प्रिसिजन जीओटीवी। इसका मतलब पुराने बाहुबल से काम चलाना नहीं है, बल्कि एक सेंट्रलाइज्ड डेटा संचालित लॉजिस्टिक्स के जरिए घंटे दर घंटे वोटिंग को ट्रैक करना। हर बूथ पर सटीक पहचान होनी चाहिए कि कितने मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाना है। ये उच्च स्तरीय ग्रिड महज राजनीतिक उत्साह और एक सटीक मिलिट्री ग्रेड एग्जीक्यूशन के बीच का अंतर समझाता है। सिर्फ नारों और रैलियों से चुनाव नहीं जीते जाते। निर्वाचन क्षेत्र जीतने के लिए जमीनी स्तर पर इस तरह के निर्मम ऑपरेशंस और स्पष्ट रणनीतिक फैसलों की जरूरत होती है। तो अंत में एक बहुत ही शांत और परिपक्व सवाल हमारे सामने है। क्या इस मिट्टी के ये मूल आंकड़े हमेशा ऐसे ही स्थिर रहेंगे, या फिर एक लक्षित शासन इंजीनियरिंग भविष्य में लखीसराय की नियति को बदल सकती है? क्या स्थानीय हकीकत कभी इस स्थापित व्यवस्था के भारी जड़त्व को पार कर पाएगी? जो लोग जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, वे blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य। इस विश्लेषण के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।